हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल राइट। टाइम बचा तो हम डीपीएसपी भी करते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी करेंगे, राइट। बट दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो सबसे पहले तो राइट जब हम समझ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हम इंसानों को हमें पहले तो देखो अधिकारों के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। जब पता नहीं था तो हमें समझ में आने लगा समय के साथ साथ। पहले से मेरा मतलब क्या है कि जब ऑब्वियसली होमोसेपियन आया, जब आप जोग्राफिकल इवोल्यूशन टाइम स्केल समझेंगे तो समझ पाएंगे इस धरती की भी एक उम्र है, इसमें आने वाले सभी जीवों की, सभी प्राणियों की भी एक एज रही है। कोई हमसे बहुत साल पहले आया, जैसे मछलियाँ बहुत पहले आ चुकी हैं हमसे। ऐसा नहीं है कि 10-20 साल पहले, बात हो रही है यहाँ पे हज़ारों करोड़ों सालों पहले की। एनीवे, फिर धीरे धीरे डायनासोर आए, ख़त्म हो गए। फिर मानव के, जब पहला मानव आता है, शतनधारी आता है, मैमल्स जब आते हैं, जैसे जिसमें घोड़ा भी आएगा या फिर हम बफेलोस वगैरह को देख पाएंगे, तो ऐसे इंसान भी पैदा होता है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस यहाँ पर आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, फिर ऐसे ही अलग अलग वेरिएंट्स निकलते हैं। और आज एक ऐसा समय आ गया कि इंसान जो है वो सोच सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, कोई पढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, यू आर गाइज रीडिंग। आप लोग एक सवाल को सोच सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। उसी सवाल पे, उसी बुद्धि के तौर पे आपको यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स देने होते हैं और जीवन में सक्सेस क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बेसिकली सोच सकते हैं। इससे पहले क्या था कि जब एक समय पे हम कुछ साल और पहले जाते हैं, 60-70 हज़ार साल बाद पहले, तो देख पाते हैं कि होमोसेपियन से भी पहले क्या हो रहा था ना, कि होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये सारी फॉर्म्स इंसानों की होती थी जो एक्चुअली में बहुत कम साउंड प्रोड्यूस कर पाते थे अपने गले से। तो क्या हो गया कि उनको भाषा तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। भाषा से, लैंग्वेज से पहले क्या था कि काफ़ी कम, जैसे आजकल बंदर बोलते हैं ना, खी खी, कुछ भी साउंड निकालते रहते एक दो तरीके का। या और जब हम एनिमल्स को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे, तो उनको हम देख पाएंगे कि उनके पास में मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मैम, हो सकता है कि जैसे उन्हें हमारी लैंग्वेज इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, हो सकता है कि हमें भी उनकी ना आए। बट मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये रिसर्च किया हुआ डाटा बता रही हूँ कि यस, जो अदर एनिमल्स हैं उनके पास कुछ शब्द होती हैं, कुछ तरीके की मॉड्यूलेशन उनकी वॉइस में होती है, लेकिन वो बहुत ही कम शब्द हैं। जैसे भागो, डर, कोई आ गया है, तो इस तरीके के शब्द हैं जो वो एक दूसरे से समझ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेज है, हम इतना सारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक इंसान किसी चीज़ को दूसरे इंसान को समझा सकता है और बहुत देर तक किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है। खैर, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे और फिर धीरे धीरे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ। किसी ने बोला कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमारे लिए काम कर दो, ठीक है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर धीरे धीरे बार्टर सिस्टम के होते हुए किसी ने पावर के ऊपर, उनको लगा कि ये तो सही है कि एक इंसान के लिए कोई दूसरा इंसान कुछ काम कर रहा है, तो वो पावर का एक हमने स्ट्रक्चर देखा। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए, ग्रुप्स का एक हेड होने लगा। तो एक जो हेड था वो पॉलिटिकल पावर बढ़ती बढ़ती डिस्ट्रिक्ट टाइप आप मानिए, या वो ग्रुप जो 10 इंसान का था वो 50 का हुआ, फिर 500 का हुआ, और आज समय ऐसा आ गया है कि हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करें। कहने की बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मूल अधिकार, लेकिन इससे पहले भी हमें कुछ और अधिकार समझ में आए थे। और उसी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आज बिल्कुल मॉडर्निटी को अगर हम थोड़ा बैक में जाकर देखें तो हमें समझ में आता है कि सबसे पहले हमारे ऊपर कुछ नेचुरल राइट्स जो हैं उनकी बात यहाँ पर की गई थी पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा। यानी इंसान को लगा कि कुछ तो ऐसे प्राकृतिक अधिकार होने ही चाहिए जो इंसान को केवल इंसान होने की वजह से मिलने चाहिए। नाउ, अब ऐसे नेचुरल राइट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आज हमारे पास कैटेगरीज ऑफ राइट है, लेकिन उनमें से हम एक प्रकार के अधिकारों को समझेंगे, और वो भी उन अधिकारों को जो भारत के संविधान के अंदर हमें दिए गए हैं। तो ये बेस बनाने की कोशिश मैं इसके अराउंड कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ सो दैट, क्योंकि देखिए एक तो ये ऐसा टॉपिक है ना हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। दूसरी बात है कि सिर्फ रट्टाफिकेशन से इससे आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको गहरी समझ चाहिए, इसके लिए आपको वो अधिकार क्यों है वो चाहिए, उस अधिकार में क्या है, उसके क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में वो नहीं लगेगा, ये सब समझना है, याद रखना है। तो समझने के पार्ट में हम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे और उसके
बाद हम जाएंगे जो जो हमें याद रखने वाली चीज़ें, राइट। तो जब मैं आपको नेचुरल राइट्स पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल राइट्स का मतलब है वो ऐसे अधिकार जो हमें केवल क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के स्वरूप में हमने जन्म ले लिया है इसी कारण से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल राइट्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे राइट टू लाइफ, यानी कि पहले क्या होता था, पहले हम एक दूसरे से लड़ते रहते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और लड़ाई में क्या करते थे, एक को मार दिया, दूसरे को, दूसरा इंसान जीत गया, वो वहाँ पे रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद लोगों को लगा कि हम जो ये मार काट इतनी करते हैं इससे अच्छा है क्यों ना हम दिमाग से लड़ाई करें, उससे एटलीस्ट हम लोग जिंदा तो रहेंगे हारने के बाद भी। तो वही सारी चीज़ें हैं कि राइट टू लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गई, आज़ादी, स्लेवरी किसी को नहीं करनी चाहिए, तो नेचुरल राइट्स हमें दिखाई देते हैं। फिर हम दूसरे तरीके के यहाँ पर राइट्स को देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पर आते हैं। अगेन ह्यूमन राइट्स को हम देखेंगे, राइट। अब बाहर से आ गया मतलब राइट्स का यहाँ पे निकालना। तो ह्यूमन राइट्स का वो अधिकार हो गए जो एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग जो है वो उनके लिए फंडामेंटल है, उनकी डिग्निटी और उनकी जो वेलबींग होती है। तो दो शब्द यहाँ पर मेनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली क्या होती है, डिग्निटी, यानी एक इंसान का जो गौरव है, डिग्निटी जो उसकी है अच्छे तरीके से जीने की, वो उसके पास रहनी चाहिए, राइट। और दूसरा क्या है, वेलबींग। तो वेलबींग क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, वो अच्छे से रह सके, जीवन अपना जी सके, ठीक रह सके, हेल्थ उसमें आ जाती है, एजुकेशन उसमें आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे कि रिलीजन का उनको फ्रीडम होना चाहिए, फेयर ट्रायल उनको मिलनी चाहिए अगर कोई क्राइम उनके ऊपर लगाया गया है, तो जो कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी के पास अधिकार नहीं है तो दूसरा इंसान या जो पावरफुल इंसान है वो एक्चुअली में आपके अधिकार अगर आपको नहीं मिले तो आपके ऊपर कोई भी एट्रोसिटीज़ जो हैं वो की जा सकती हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए हमारे लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मीन्स के लिए भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनीवेज, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लीगल राइट्स को। अब लीगल राइट्स कौन से होंगे, ऐसे राइट्स जो कि किसी ना किसी स्टैट्यूट के द्वारा, लेजिस्लेचर उसको बनाने वाला होगा और कोई एक्ट बनाया गया होगा, और उन एक्ट के तहत पे जो अधिकार किसी एक कंट्री में स्पेसिफिकली दिए जा रहे हैं। वैसे लीगल राइट्स ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन लीगल राइट्स बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो लीगलिटी किसी देश के कानून की बाउंड्रीज के अंदर की लीगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे राइट टू स्ट्राइक कोई आपको अधिकार दे दिया गया, कानून बना के, लेजिस्लेचर कानून के द्वारा बनाया गया है, वैसे कुछ हो सकते हैं। फिर हम 4th नंबर पे देखेंगे तो पाएंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर डिफरेंट राइट्स। कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना तो ये एक लिखित किताब है, इसके अंदर हम देखेंगे कुछ सेट ऑफ रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं उनका बेसिक ढांचा हमें दिया जाता है। फिर इसी में बहुत सारी शक्तियाँ दी जाती हैं कि कौन आगे कानून बनाएगा, कैसे क्या क्या गवर्नमेंट जो होगी, एग्जीक्यूटिव जो होंगी वो उसको चलाएंगे। फिर उनको लिमिट करने के लिए ब्रांचेस बनाई गई हैं। तो हम अपने संविधान में देखें तो जुडिशरी है चेक्स एंड बैलेंस के लिए, लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस के लिए, तो ये सब बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है, लेकिन उसी लेजिस्लेचर के द्वारा जब कोई कानून बनाने की शक्ति कौन दे रहा है लेजिस्लेचर को कानून बनाने की, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और वो कानून जो बनाया वो कौन से अभी राइट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लीगल राइट। बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात करते हैं तो हमारा सीधा सीधा मतलब है वो अधिकार जो भारत की या किसी भी देश के संविधान के अंदर लिखित में है। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखित ना हो, बट उसमें कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी जैसे होते हैं ब्रिटेन के, तो उसमें भी हो सकता है इस तरीके से बना हुआ हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स सीधी सी बात है, राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आते हैं, वो भी हम समय के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फिर अलग तरीके के राइट्स में मुझे याद आ रहे हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं जो आपको पॉलिटिकल लेवल पे मिल जाते हैं, राइट। तो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स में हम देखेंगे कि ऐसे अधिकार जो कि क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एक तरीके से बना हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर की वजह से या पब्लिक पावर का कोई इंस्टीट्यूशन है उसकी वजह से आपको मिलते हैं। जैसे अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इस तरीके से कि इलेक्शन करके उनको मेजॉरिटी ला के गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैम हो गई राइट टू वोट। अगर वोट ही नहीं करेंगे तो इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन ही नहीं होगा तो मेजॉरिटी कैसे आएगी, मेजॉरिटी ही नहीं आएगी तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, राइट। सो यही है कि राइट टू वोट, टू होल्ड
पब्लिक ऑफिस। अब पब्लिक ऑफिस का क्या मतलब होता है, प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, गवर्नर का ऑफिस हो गया, तो ये सारे ऑफिस कुछ ऐसे हैं जिनको हम पब्लिक ऑफिस बोल देते हैं। स्पीकर भी इसमें आ जाता है। सिविल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो रियल सिटीजनशिप वगैरह के कंसेप्ट से जो जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम आ गया, आप एक देश के नागरिक हैं तो उस नागरिक होने के अधिकार के वजह से आपको कुछ ऐसे अधिकार मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे एज़ कम्पेयर टू किसी अन्य इंसान के। अगर मान लीजिए कोई इंसान है नेपाल से भारत में आ रहा है तो हो सकता है कि उनको ऐसे अधिकार ना मिले जो सिटीजन्स के पास होते हैं। और सिटीजनशिप में हमने ये देखा भी था कि यस, कुछ ऐसे हमारे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, जिसमें हम क्या क्या देख पा रहे थे कि हमारे पास में हम देखते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये ऐसे अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को दिए गए हैं, जो अदर जो एलियन होते हैं या फिर जो अदर सिटीजन्स उनको नहीं मिलते हैं। तो खैर इस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि ये सारे एक एक आर्टिकल क्या है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनको समझेंगे भी आगे भी, बट हमने एटलीस्ट ये चीज़ें समझी थी, राइट। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स का ये अर्थ होता है कि ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक होने के पीछे भी इसके दो कारण हैं। ऐसे कोई भी चीज़ मौलिक नहीं बन जाती है। मौलिक क्या होती है, ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल फाउंडेशन है किसी भी चीज़ की। आप एक घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है, नींव बनानी पड़ती है। अगर नींव नहीं बनाएंगे तो आपकी जो दीवारें होंगी, आपका जो घर होगा वो सॉलिड नहीं हो पाएगा। सेम स्थिति यहीं पे है कि फंडामेंटल का सीधा सीधा मतलब है फाउंडेशन से, कि ये तो होने ही चाहिए। दीज आर द मोस्ट बेसिक राइट्स, राइट। पहला क्यों हो जाता है फंडामेंटल, क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये संविधान में मेंशन्ड है, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी दे रहा है कि ये तो हर एक सिटीजन को मिलेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्टेट ने इनके खिलाफ नहीं किया, मत मान लीजिए किसी सिटीजन को अब अधिकार है राइट टू इक्वालिटी का, और उसके इस अधिकार को स्टेट के द्वारा, यानी जो पावर में है, जिनकी गवर्नमेंट है, वो अगर उसको तोड़ दे रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंसान कोर्ट में जा सकता है। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, चाहे तो हाई कोर्ट में चला जाए। दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत आर्टिकल 32 में उनको परमिशन मिली हुई है, तो वो जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसको सबसे ज़्यादा फंडामेंटल बना देती हैं, राइट। चलिए, अभी हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दूसरी बात ये है कि ये जस्टिशिएबल है। इनका इन्फ्लुएंस कहाँ से पड़ा है, मतलब फंडामेंटल राइट बने कैसे। तो हमने देखा कि एक नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, तो उसमें इनकी थोड़ी बहुत बातें की गई थी, जो कि 1931 में, वैसे 1930 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1931 में रेजोल्यूशन से उसको कराची सेशन जो हुआ था उसके अंदर पास कर दिया गया था, ठीक है, 1931 में। और ये जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, उनके पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इस सेशन में ये बन रहा था। दूसरा हम देखेंगे कि हमने इनका जो थोड़ा सा वो लिया है, इन्फ्लुएंस लिया है, वो एक्चुअली में बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए के हैं, काइंड ऑफ उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वहाँ से भी इनको उठाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो यूएसए है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर भी हमें बिल ऑफ राइट्स मिल जाते हैं। तो हिस्ट्री क्या रही है फंडामेंटल राइट्स की इंडिया में डिमांड को लेकर, ये हम देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, साइमन कमीशन के अंदर इनको मांगा गया। पहले तो 1930 में इनको मांग लिया गया था, राइट। फिर इसके बाद साइमन कमीशन और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इनके अंदर माना गया। फिर 1935 में, अब साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट वगैरह देते हैं तो उनका एसएससी करना था उनको। 1919 वाला जो बना हुआ था, मतलब जो एक्ट आया था, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं। तो 1935 में इसकी रिपोर्ट से इन्होंने 2 रिपोर्ट अपनी बनाई थी, और उसके बाद में उनसे आइडिया लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। और उसमें हम देखते हैं कि जो आइडिया था फंडामेंटल राइट का, जो कि भारतीय नागरिकों के लिए मांगे जा रहे थे, उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर नेहरू रिपोर्ट हम देखेंगे कि उन्होंने फेवर किया था कि बिल ऑफ राइट्स देखिए यूएसए के अंदर भी आ चुके हैं, तो इंडियंस को क्यों नहीं मिलने चाहिए। आफ्टर ऑल ब्रिटेन इज़ ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडियंस को भी देना चाहिए। और क्योंकि ब्रिटेन का हिस्सा ही उस टाइम पे इंडिया माना जाता था, जो एम्परर थे, जो लोग रूल कर रहे थे यहाँ पर, तो उस तरीके का ये सिचुएशन थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को अडोप्ट किया, ठीक है। जब हमारा राज आता है 1946 में, हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। फिर संविधान बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 में, और फिर हम देखते हैं कि उसको इनेक्ट किया जाता है 26 जनवरी
1950 के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे तो इस समय पे हमने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया। और क्यों अडॉप्ट किया? ताकि पहली चीज़ तो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो बनी रहे। क्यों? क्या देखिए, जब इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम हो जाती है। अब गवर्नमेंट की पावर अगर कम होगी तो किसकी पावर बढ़ेगी? लोगों की पावर बढ़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट काम उनको किसके लिए करना है और किन के ऊपर करना है? लोगों के ऊपर करना है। तो लोगों की पावर बढ़ेगी। लोगों की पावर में क्या है कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो बढ़ रही है इससे। दूसरा, सोशियल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, जो कि हमने प्रियम्बल में भी देखा, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में आ चुके हैं, फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा ये तो एसेंस है और इसको हम प्रियम्बल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या क्या डिफरेंस है बिलो राइट में और फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें पता है इंडिया के अंदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो यूएसए से हमने थोड़ा इन्फ्लुएंस उससे लिया है, वो यूएसए में पहली बार आ चुके हैं। अब फ़र्क ये है कि इंडिया के जो राइट्स हैं ना वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये ऐसे अधिकार है कि इनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्वोपरि हो गए हैं, सैक्रोसेंट हो गए हैं, अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट। बट जब हम बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो ये एब्सोल्यूट है, इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली में गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती है। दैट इज़ वन डिफरेंस। दूसरा हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जब लगानी होती है तो लेजिस्लेचर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। बट यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स में एक डिफरेंस दिया गया है कि लेजिस्लेचर क्योंकि कानून बनाने वाले हैं, लेकिन जुडिशरी जो कि कानून यानी लोगों को खासकर जो और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफगार्ड है, जो एक तरीके से गार्डियन है, तो उसमें ज़्यादा ये जो पावर्स है वो रिस्ट्रिक्शन लगाने की जुडिशरी को ही दी गई हैं। एनीवेज में फ़र्क इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो हमने इसको लिया है कि कानून ने जिस हिसाब से चीज़ों को बनाया वो प्रोसीजर के हिसाब से बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था उसके तहत बनाया है, तो ठीक है, हम फिर उसको मानेंगे, वो चाहे कुछ भी बना दे। लेकिन यूएसए में क्या होता है कि आपने कानून प्रोसीजर के हिसाब से बनाया है वो ठीक है, लेकिन क्या कानून जो है वो खुद में ठीक है या गलत है, वो भी जुडिशरी के पास में क्या होती है, पावर होती है कि समाज के लिए ठीक है या गलत है, ये सोचने की भी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, तो ये हमें कारण मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि राइट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि कैटेगरीज अलग अलग राइट्स की होती हैं, तो राइट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में हम देखेंगे कि परफॉर्म कुछ सर्टेन जो इंटाइटलमेंट्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। जैसे कि नेचुरल राइट्स होते हैं जो कि बर्थ की वजह से मिल जाते हैं। फिर ह्यूमन राइट्स हमने देखा, लीगल राइट्स का मतलब वही हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन रही है फंडामेंटल राइट्स की, मतलब कि इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम 6 प्रकार के राइट्स को हमारे देखेंगे। वैसे ये देखिए अलग अलग मतलब आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। ऐसे आप गिनेंगे तो हम देख पाएंगे कि कैसे पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये हमें मिलेंगे भाग 3 के अंदर, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें ये मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे हो गए, लेकिन इनको अलग अलग वर्ग के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी हमने डिफाइन करके जोड़ के रखा हुआ है। जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में राइट टू इक्वालिटी के अंदर 5 राइट मिलते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद आती है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर हम 4 को देख पाएंगे, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हम 2 आर्टिकल को देख पाते हैं। फिर हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक ये हमारे पास है। एंड फिर हम देख पाते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि 29 से 30 तक है। लास्ट हमारा जो राइट है वो एक्चुअली में एक ही आर्टिकल का है, आर्टिकल 32 का, और ये खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर इनमें से कोई भी अधिकार
तोड़ा गया, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी तोड़ देंगे तो भी आप जा सकते हैं कोर्ट में, और कुछ ऐसे हैं जो केवल स्टेट पे लागू होते हैं, लेकिन सारे के सारे स्टेट पे यानी सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पे, गवर्नमेंट पे तो सभी लागू होंगे कि उनको ये इन चीज़ों में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करना है। बट कुछ प्राइवेट्स पे भी लागू होंगे, तो वो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ओरिजिनली हमारे पास में ऐसे 7 कैटेगरीज होती थी, 7 तरीके के अधिकार होते थे, लेकिन प्रॉपर्टी का जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था वो हमने 44वां जो अमेंडमेंट था 1978। अब देखिए यहाँ पे ये ना एक इम्पोर्टेंट बात है और याद रखने की बात है। मोस्टली कैसे याद कर लेते हैं हम कि 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1976 में हुआ था। अब यहाँ पर इमरजेंसी ऑलरेडी लगी चुकी थी पहले, और इंदिरा गांधी जो थी वो काफ़ी सारी जो यहाँ पर एक्चुअली में बदलाव थे वो लेकर आ रही थी, और काफ़ी सारे अलग अलग बदलाव वो लेकर आई। और जब हम याद करते हैं 44th अमेंडमेंट को 1978 में, तो देखते हैं मोरारजी देसाई इस समय पे आ चुके थे, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, और वो इस समय पे जो है वो जो इंदिरा गांधी ने चेंजेस लिए थे उन चेंजेस को दोबारा से पहले जैसा कर रहे थे, ठीक है, और कुछ कुछ बदलाव भी कर रहे थे कि ताकि बाद में जाकर ऐसे चेंजेस ना लगाए जा सके। तो हम मोस्टली सोचते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी छीनने का क्या होगा, वही लेकर आएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि नहीं, इसको कौन लेके आए थे, 44th अमेंडमेंट एक्ट में मोरारजी देसाई लेकर आते हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इसको लीगल राइट जो है वो बना दिया गया था आर्टिकल 300A के तहत पे, जो कि पार्ट 12 में डाल दिया गया। तो पार्ट 3 से उठाकर इसको पार्ट 12 में डाला गया, और आर्टिकल एक नया इसमें डाला गया अमेंडमेंट करके, जो कि 300A था। और यहाँ से क्या कर दिया गया, यहाँ से आर्टिकल 31 जो था पार्ट 3 से, उसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब हम देखेंगे फीचर्स क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स के। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। अदर्स ऐसे हैं जो सभी लोगों को मिले हुए हैं। अब ये कौन कौन से राइट हैं ये हम एक एक करके सभी को समझेंगे, ठीक है। जितने भी आर्टिकल मैंने बताए 12 से लेकर 35 को, एक एक को हम समझेंगे, एक एक को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू इसका ले रहे हैं कि फीचर्स क्या हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि आर्बिट्रेरी एक्शन जो होते हैं स्टेट के, उनके खिलाफ में है। अब ये क्या है, देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 और 15 का जब हम सेक्शन 2 को छोड़ेंगे तो देख पाएंगे कि इनको छोड़ के जितने भी हमारे पास में राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो सीधा सीधा कोई भी स्टेट जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इच्छा से कुछ भी एक्शन ना ले दे किसी के प्रति, उसके खिलाफ में ही बनाए गए, उसको कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो आर्टिकल कुछ ऐसे कानून भी हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी हमें मिलते हैं। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपने खुद के किरदार में, अपने खुद के कैरेक्टर के अंदर में नेगेटिव है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15(1), 16(2). कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव है अपने नेचर के अंदर में, यानी कि ठीक है सबके लिए ऐसा होना चाहिए। नेगेटिव यानी कि ये नहीं करना है। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी, तो बोल रहा है कि देखो 15 जैसे बात कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो नहीं आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हमें कैनोटेशन दिखाई देने लग जाती है, राइट। फिर हम देखते हैं कि देखिए इसको अमेंड किया जा सकता है। वैसे फंडामेंटल राइट एक ऐसा अधिकार है, जब मैं आपको अमेंडमेंट समझाऊंगी तो समझ में आएगा कि इनको एक्चुअली में अमेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कैसे अमेंड होते हैं, आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी के साथ में अमेंड इनको किया जा सकता है। तो ये हमें समझ में आता है, लेकिन अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, ठीक है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कौन करेगा अमेंडमेंट, पार्लियामेंट करेगी। बट हम देखते हैं कि 1973 में जब केशवानंदी भारती केस होता है तो हमें समझ में आता है, केशवानंदी भारती केस को केबीसी के नाम से भी याद रखा जा सकता है। तो हमें समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना यहाँ पर हिलाए हुए ऑल्टर नहीं करोगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें भी बहुत सारे आगे जो केसेस हुए उसमें उनको कुछ कुछ करके बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि आगे उनको जो भी बेसिक स्ट्रक्चर दिखे वो उसको बताएंगे, ठीक है।
जैसे सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है, लिबर्टी बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास हैं। जस्टिशिएबल है, यस, आप टूटने पर कोई भी आपका अधिकार टूटा तो आप जस्टिस लेने के लिए जा सकते हैं कोर्ट में। फिर वही बात आ जाती है कि एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्यों उनको लगाया जाएगा? जब रीजनेबल शब्द ही आ जाता है ना, तो उसका सीधा सीधा मतलब ही क्या हो गया? उसका मतलब ही हो गया कि ऐसी चीज़ जो एक्चुअली में फ़ायदे में ही होंगी, पब्लिक जो एट लार्ज है उनके बेनिफिट के लिए ही होंगी, तो इसलिए इनको लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के अंदर। नाउ सस्पेंशन जो है वो मोस्टली सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स का हो जाता है कि उस समय पे अगर इमरजेंसी लगी हुई है और उस समय पे आपके फंडामेंटल राइट्स टूट रहे हैं स्टेट के किसी एक्शन की वजह से, तो आप उनको जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते हो। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, ये सस्पेंड इमरजेंसी में भी नहीं होंगे। तो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ की बात कर रहा है, तो ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। और जो 6 राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, वो सस्पेंड तब हो सकते हैं जब वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा हो, आर्म रिबेलियन पे वो भी नहीं होंगे। तो आर्टिकल 19 में क्या क्या दिए गए हैं हम देखते हैं कि आर्टिकल 9 में 6 अधिकार अलग से दिए गए हैं। तो 1 हम देखेंगे, 2, 3 ऐसे कर करके, जिसमें स्पीच का हमें मिलता है। फिर हम देखेंगे असेंबली का, एसोसिएशन का, फिर मूवमेंट, रिसाइड, प्रोफेशन। तो ये ऐसे 6 अधिकार हैं जो हमें इसमें दिए गए हैं। तो ये कब कब होंगे कि अगर यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और वो भी वॉर के ग्राउंड पे, तो ये हो जाएंगे। अगर आर्म रेबिलियन हो रहा है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी तो तभी भी लगा सकते हो आप, बट आर्म रेबिलियन क्या है कि जैसे कोशिश करिए समझने की इस चीज़ को कि इंडिया में ही किसी स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर लोग जो हैं वो किसी कारण से हथियार उठा लेते हैं खुद इंडिया की सरकार के खिलाफ, ठीक है, और वो बार बार बढ़ता जा रहा है, तो उसको नेशनल इमरजेंसी में रख सकते हैं। लेकिन उस समय पे ये जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो ये इसका थोड़ा सा हमें याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अब हम समझेंगे आर्टिकल 12। सबसे पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो ये क्या बात कर रहा है? इसके अंदर एक्चुअली में देखिए, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, यानी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स में मोस्टली पॉलिटी में वाइडर साइड हमें देखनी होती है कि काफ़ी वाइड सा, काफ़ी जो सब पे चीज़ों पे लागू हो रहा है वो आंसर हमें मिलना चाहिए। तो इसमें भी हम देख पाएंगे कि स्टेट जो है यहाँ पर काफ़ी वाइड सेंस में हमने बनाई हुई है। अभी तक जब से मैं स्टेट कर रही हूँ, कितनी देर से बोल रही हूँ, तो अब आप समझेंगे कि स्टेट का मतलब होता क्या है। तो स्टेट का मतलब संविधान में ही बताया गया है। क्या बताया गया है? सबसे पहले बोलते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव माने क्या होगा? एक प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो वो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। दूसरा लेजिस्लेटिव ऑर्गन, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, जो एमपीज़ हैं, जो मिनिस्टर नहीं है, प्राइवेट मेंबर होंगे, वो हो जाएंगे। फिर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, उनके लोग इसमें आ गए, यानी कि सारे के सारे एमएलएज आ गए। लोकल अथॉरिटी यहाँ पर आ जाती है। लोकल अथॉरिटीज़ में कौन आएंगे? म्यूनसिपैलिटीज़ आ गई हैं, पंचायत आ गई हैं, तो ये सब इसमें आएंगे। फिर हम देखेंगे स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को, यानी कि जो कानून के द्वारा बनाई गई है, लेजिस्लेचर के द्वारा, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी है जिसमें एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। इसी के अंदर हम देखेंगे कोर्ट को। अब ये कोर्ट कब आएंगे? कोर्ट आते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है, जब वो नॉन जुडिशियल एक्टिविटीज़ जो है तब वो आते हैं। जैसे एडवाइजरी रोल मान लीजिए प्ले करते हैं। हाई कोर्ट का काम है गवर्नर को एडवाइस देने का, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है, तो वो उस समय पे आ जाते हैं। फिर प्राइवेट लोग, अब ये किसने बोला? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रिमेंबर दिस, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इट इज़ नॉट फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता है, राइट। फिर हम देखेंगे कि किसने बताया फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया, तो हम पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखिए, अगर कोई प्राइवेट बॉडी है या कोई एजेंसी है, कोई भी प्राइवेट बॉडी या एजेंसी हो सकती है, आप ही ने अपनी कोई एक कंपनी बनाई, ठीक है, एजेंसी बनाई आपने अपनी, जिसमें आप बॉडीगार्ड की जो
एक एजेंसी होती है, सिक्योरिटी होती है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। और फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे वो अपने काम के लिए लेना शुरू कर दिया कि ठीक है हम लोग अभी हमें इसकी ज़रूरत है, आप अपनी एजेंसी से हमें दिलवाएं, तो वो जो पर्सन होगा ना, या जो एजेंसी में जो लोग भी काम कर रहे होंगे, उनको भी हम देखेंगे कि स्टेट की कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे। ये होता है आर्टिकल 12 का मतलब। अब एग्जीक्यूटिव में केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट नहीं आएंगे। एग्जीक्यूटिव में एक्चुअली में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्जीक्यूशन का काम कर रही है, वो भी इसी में आएगा। तो एवरी इंडिविजुअल, कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक, एसपी तक, या फिर डीएम की बात कर लीजिए, या कुछ भी जो भी इंसान स्टेट से रेलिवेंट है, उसका एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, वो भी इसके अंदर स्टेट माना जाएगा। तो ये होता है स्टेट का असली मीनिंग जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आर्टिकल 13। तो अभी इस फंडामेंटल राइट में जब भी स्टेट की बात आएगी तो हमेशा हम इन सबको इंक्लूड करके ही आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 13 बात कर रहा है कई सारी चीज़ों की। जैसे आर्टिकल 13 सबसे पहले बात करता है कि ये, इसका मतलब ही वो है कि कोई भी कानून पार्लियामेंट बना सकती है। यस, कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बनाएगी और वो इनकंसिस्टेंट होगा या फिर डेरोगेशन में होगा, किसके साथ में? फंडामेंटल राइट के साथ में, तो वो कानून क्या मान लिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन करेगा उसको? ऑब्वियसली कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो वही बता रहा है कि लॉज इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, all laws in force in India immediately before commencement of constitution which inconsistent with part 3। तो सबसे पहले जो पहले भी लगे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से, और वो पार्टिकल जो पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट जो है, उसमें नहीं साथ में चल पा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए हैं। फिर इसी में एक बात बोली गई है कि ऐसा कोई भी कानून जो इस पार्ट में रखे हुए अधिकारों को एक्चुअली में तोड़ रहा है या उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी इसमें क्या कर दिया जाएगा? ख़त्म माना जाएगा। अब देखिए, कोई भी कानून जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में लगा है, तो वो क्या हो जाता है कि उसका कुछ पर कुछ कन्वेंशन ख़त्म हो जाता है। अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, हम इससे रेलिवेंट कुछ डॉक्ट्रिन है जिनको समझेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मीकांत में नहीं दी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी क्योंकि कंसेप्ट जो है वो उसी से ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो हम एक बार उसको ज़रूर देखेंगे। सबसे पहली बात तो है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो जो अगर देखिए, जब मैं बोलती हूँ आर्टिकल 368 तो मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें दो तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है भारत के संविधान का। पहला क्या होगा? स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी किसकी? सिर्फ और सिर्फ जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में हैं, और उसमें से भी टोटल स्ट्रेंथ का एक तो 50+1 होना चाहिए, और जितने लोग हैं उसमें से 2/3 क्या होने चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। ठीक बात है। अब इसमें दूसरा क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी सेम टू सेम रहेगा पार्लियामेंट के केस में, बट अब साथ में हमें चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी। तो दो तरीके से होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत में वो इस अमेंडमेंट करके अगर कुछ डाला जा रहा है संविधान के अंदर, तो मान्य नहीं होगा आर्टिकल 13 में। लेकिन अगर वैसे ही कोई कानून बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये अगेन फिर से सुप्रीम कोर्ट पे बात जाएगी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी है तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो क्या कर सकते हैं? फिर से उसको देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ना हो जो बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहा हो। तो ये है। अब हम इससे रिलेवेंट कुछ डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन का हिंदी में मतलब होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होते हैं कि ऐसे सिद्धांत हमने बनाए गए हैं कि ये अगर हो गया तो ऐसा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब इक्लिप्स का क्या मतलब होता है? इक्लिप्स का मतलब होता है किसी चीज़ का छुप जाना, राइट। जैसे कि जब ग्रहण लगता है, तो मान लीजिए सूर्य ग्रहण लगा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाता है? सूरज छुप जाता है। उसका जो बाहर की जो कोरोना की बाउंड्री होती है, कई बार केवल वो दिखाई देती है। चंद्र ग्रहण लगता है तो उसमें वो इक्लिप्स हम देखते हैं, राइट। तो फंडामेंटल राइट में क्या छुपना है? फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि जब फंडामेंटल राइट है, अगर एक फंडामेंटल राइट विच इक्लिप्स द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट इज अमेंडेड टू द एक्सटेंट दैट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नो मोर कंसिस्टेंट विद द अमेंडेड फंडामेंटल राइट, देन सच ए लॉ बिकम्स वैलिड अगेन।
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये डॉक्ट्रिन बता रही है कि अगर एक कानून है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उसको टेम्परेरीली इनवैलिडेट किया जा सकता है, इक्लिप्स किया जा सकता है, मतलब कि वो छुप गया, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उस कानून में मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, अगर उसी के अंदर फिर बदलाव किए जाएं और अब वो कानून फंडामेंटल राइट को नहीं तोड़ता है, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से एक्चुअली में वैलिड हो जाएगा और लागू हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट को आप कैसे भी बाईपास नहीं कर सकते हो, छुपा नहीं सकते हो, ये इसका मतलब है। फिर हम दूसरी डॉक्ट्रिन को देखते हैं जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। अब ये क्या कहती है, इसका मतलब है कि जब एक कानून जो है वो वायलेट करता है कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको एक्चुअली में पूरा का पूरा ख़त्म करने की बजाय, पूरे एंटायर लॉ को इलीगल घोषित करने की बजाय उस पोर्शन को आप हटा सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर दीजिए जो इनकंसिस्टेंट है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, ये पेज है, ये कानून था 1 2 3 4 5। इसमें से पॉइंट नंबर 2 जो है वो एक्चुअली में फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधान हैं जिनके खिलाफ जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इस डॉक्ट्रिन के तहत में आप पूरे कानून को रद्द करने की बजाय केवल इस पॉइंट को ही हटा दो। तो अब पॉइंट क्या होगा, 1 3 4 5। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स मान्य हो जाएंगे और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर यहीं पे हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब होता है कि जब एक इंसान इंटेंशनली अपनी खुद की मंशा से, इच्छा से चूज करता है कि उसको अपने किसी एक अधिकार को यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करना, यानी मान्य नहीं रखना है, तो वो बाद में जाकर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है कानून की, उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। अब ये इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, कैसे बात हो रही है। बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब स्टूडेंट हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रेंट पे रह रहे होंगे, बाहर आए होंगे। जब आप रेंट पे रहते हैं तो आपका रेंट के समय पे एक अग्रीमेंट होता है, राइट। अब इस अग्रीमेंट के तहत पे आपने कुछ शर्तें रखी। उसने बोला कि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम उसको, मान लीजिए आप ही ने करवाया कि उसको बंद कर दीजिए, मतलब आप हटा दीजिए। तो आपने, क्योंकि वो अधिकार आपका था कि आपको वो अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, लेकिन आपने खुद ही उसको हटा दिया है कि मैं सिक्योरिटी नहीं भरना चाहता, और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो टेनेंट है, लैंडलॉर्ड है, वो भी मान रहे हैं और आप लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया है एक। तो ये अग्रीमेंट होने के बाद में, क्योंकि आपने खुद ही उसको छोड़ दिया है या उसने छोड़ दिया लैंडलॉर्ड में, तो अब आप इसको जाके कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो सकते हैं कि देखिए मेरे साथ तो धोखा हुआ है। नहीं, आपने अपनी इच्छा से उसको छोड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लॉज पे एक्चुअली में लागू हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट में भी लागू हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के साथ में ही किसी अग्रीमेंट में आ गए हैं, और ऐसा होता भी है। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका ये भी हो जाता है कि आप आर्मी में जाते हैं तो सीधी सीधी बात ये है कि आपके जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे वो एक्चुअली में उस प्लेस पे लागू नहीं होंगे, उस सर्विस में लागू नहीं होंगे। तो क्योंकि आप अपनी इच्छा से साइन करते हैं बाकायदा उस नौकरी में जाने से कि हाँ मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, तो अब आप जाकर इसको कोर्ट में ले जाकर नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे तो ये अधिकार मिले हुए हैं, बट बिकॉज आई एम डूइंग दिस सर्विस, सो मेरे बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनको तोड़ा जा रहा है या जिनको स्किप किया जा रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मान लीजिए, अपना कोई पहले जजमेंट दिया था और उस जजमेंट को वो एक्चुअली के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं। यानी प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, नज़रिया, आगे आने वाला समय। तो आगे से, आज से आप अप्लाई कर देंगे, आपने जजमेंट दी, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 साल पहले से हम क्या करें कि ये कानून लागू हो जाए, वो नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पर देख पाते हैं। ऑल्दो इसमें भी एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा मसला है, क्योंकि टैक्स वगैरह पे, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर में आप इनको पीछे जाके नहीं कर सकते हो, टैक्स वगैरह बढ़ाना है, लेना है, इन सारी चीज़ों में फिर भी लगा ही सकते हो। तो ये कुछ हमें एक्सेप्शंस अगेन दिखाई दे जाते रहेंगे। एनीवे, चलिए अमेंडेबिलिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अमेंडमेंट का वही बात है, फंडामेंटल राइट्स में कितनी बार हुए हैं। तो शुरुआत इनकी होती है शंकरी प्रसाद केस है। ये केस आपको सारे ही याद रखने हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। तो शंकरी प्रसाद केस होता है 1951 में, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर हम देखेंगे अमेंड हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ केस, जो कि होता है
1967 में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो ट्रांसकेंडिनल है, यानी कि पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्चुअली में अमेंड नहीं हो सकते हैं। तो ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट ही ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने जजमेंट दे रहे हैं। तो पहले उन्होंने बोला हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि उनके पास में उन्होंने एक बार जो रूल दे दिया वो उसको बदल सकते हैं। फिर आता है केशवानंदी भारती केस। फिर इस केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यहाँ से आता है। फिर मिनर्वा जो मील केस होता है 1980 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर देते हैं आर्टिकल 368 के जो सेक्शन 4 है, क्लॉज 4 है, और आर्टिकल 368 का 5 को वो बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली में आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसी कोशिश की थी कि वो जुडिशियल रिव्यू को हटा दे, तो वो नहीं किया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं IR कोहिलियो केस 2007 में होता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि देखिए जो भी 9th शेड्यूल में यहाँ पर रखे गए ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 9th शेड्यूल वो 1951 में ही बन गया था, और इस वजह से बनाया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे कानून हो जो इसमें रख दिया जाए जिन पे जुडिशियल रिव्यू ना लगे, सुप्रीम कोर्ट उनको रिव्यू ना कर पाए। तो वो अब ये बोलते हैं कि क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो खुद में एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो केशवानंदी भारती केस में दिया गया था, तो उसके आधार पे इनके ऊपर भी क्या हो सकती है, फ्रॉम द डेट, यानी इस केस से 1973 की जो डेट है 21 अप्रैल से, उसके बाद से क्या लग सकता है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू किसी भी सब्जेक्ट पे किया जा सकता है। चलिए अब हम वन बाय वन सारे के सारे हमारे अधिकारों को समझेंगे। सबसे पहले आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। इस 14 आर्टिकल में दो चीज़ें मिलती हैं, पहली होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है यानी कानून के सामने सभी के सभी बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, ना कानून से कोई भी बड़ा है। तो कानून सबसे बड़ा है और कानून की नज़र में सब बराबर है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमने लिया है यूके से, यानी कि ब्रिटिश का जो ट्रेडिशन है वहाँ से हमने लिया है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये नेगेटिव कैनोटेशन में, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से इसकी ओरिएंटेशन हो जाती है, क्योंकि स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने में दो सिटीजन्स के बीच में। अगर हम इसी का दूसरा भाग देखें तो देख पाएंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी यहाँ पर है। अब ये क्या है, आर्टिकल 14 में ही हमने इसको रखा हुआ है। ये हमने सबसे पहले तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। दूसरी बात, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दिखाता है, क्यों, क्योंकि ये इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात करता है इक्वल सर्कमस्टेंसेस के बीच में, यानी कि ये कहता है कि एक इंसान गरीब है, एक इंसान अमीर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलेगा कि दोनों में हमें जब हम कोई भी प्रोसीजिंग करने तो कोई फ़र्क नहीं करना है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलेगा कि एक इंसान की सिचुएशन, स्थिति क्या थी उस समय पे और दूसरे इंसान की स्थिति क्या थी उस समय पे, अगर दोनों बराबर हैं तो हम फिर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको क्या करता है, ये अलो करता है कि अगर किसी को बचाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी यहाँ पर आ गया, SC STs आ गए हैं, तो इनको एक्चुअली में हमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट इनके साथ करना चाहिए, भेदभाव करना चाहिए, ताकि हम लोग इनको रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की जो सुविधा है वो दे सके। क्योंकि अगर आप सभी को इक्वल कर देंगे तो समाज में अभी इक्वलिटी तो है नहीं ना, बेसिक तरीके ऐसा तो नहीं है कि सब एक जैसा कमा रहे हैं, सब एक तरीके से रह रहे हैं, नहीं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के साथ सोशल व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, तो ये बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन तो पहले से ही है ना। तो उनको ख़त्म करने के लिए भी हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लेकर आना पड़ेगा। ये हमें इससे समझ में आता है। इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें क्या क्या मिलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें जब ये दिया जाता है कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का, तो ये बताते हैं कि इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगेन दो चीज़ें हैं, एक तो कानून की नज़रों में आप बराबर हैं, दूसरी बात आर्बिट्रेरी पावर की एब्सेंस होगी। अगेन क्या बात है कि कोई भी सिर्फ अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है, पावर नहीं चला सकता, नहीं, संविधान का आपके ऊपर लिमिट है, फंडामेंटल राइट्स की लिमिट लगी हुई है, ये आपको याद रखनी है। तो इसको रूल ऑफ लॉ को क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया है। अब इसको क्या नहीं किया जा सकता है,
अमेंड करके हटाया भी नहीं जा सकता है। कौन से केस में हम इसको देखते हैं? हम देखते हैं कि इंदिरा सामान्य केस एक 1992 में होता है, जो कि बोलता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक पार्ट का, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। तो ये हमें दिखाई देता है इसमें। अगेन इसके वही पॉइंट हमें दिखाई देते हैं, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्राइमेसी नहीं देंगे आप इंडिविजुअल राइट्स को। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत अच्छा चीज़ कुछ और था, लेकिन इंडिविजुअल राइट में एक इंसान के अधिकार के लिए वो थोड़ा कम है, तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्शन की तरफ जाएंगे। जैसे एक्सेप्शन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए इक्वालिटी में यहाँ पर एक्सेप्शन है कि उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है। क्रिमिनल तो बिल्कुल भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होंगी उनके ऑफिस में, या उनके खुद के प्राइवेट उन्होंने कुछ कंडक्ट कर दिया फिर भी। हाँ, लेकिन सिविल कब होंगी? जब आप 2 महीने का पहले नोटिस दे देंगे, तब आप प्रोसीडिंग आगे कर सकते हैं। अगेन एमपीज एंड एमएलए को प्रिविलेजेस मिले होते हैं, मीडिया को यहाँ पर एक्स्ट्रा छूट मिली हुई है। आर्टिकल 31C हम देखेंगे क्या होता है, फॉरेन सॉवरेंस को हम देखेंगे, एंड सर्टेन डीपीएसपी अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो भी आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल राइट से उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे। आर्टिकल 15 अब हम समझते हैं। तो आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्या बात कर रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। क्या क्या बात यहाँ पे आ गई है कि पहले बात तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 कह रहा है आप सबको बराबर रखेंगे। आर्टिकल 15 कह रहा है आप किसी को भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव किन किन कारणों पे, किन किन तथ्यों पे नहीं करेंगे? सबसे पहले किसी का क्या धर्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टेट को कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। फिर बात करते हैं किसी की क्या रेस है। रेस का क्या मतलब है? कौन यूरोपियन है, कौन ब्रिटिश है, कौन इंडियन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी की क्या कास्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी का क्या सेक्स है, अब इसका क्या मतलब हुआ? जेंडर, कि कौन आदमी है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, तो अलग अलग तरीके का, राइट, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या फिर किसी का जन्म किस जगह पे हुआ है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आर्टिकल 15(1) जो है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से किसी भी सिटीजन के साथ में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से कोई एक भी। फिर आर्टिकल 15(2) को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या बातें कर रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहा है कि कोई भी जो प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन है वो भी RRCSB क्या हो गया? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इनके आधार पे प्राइवेट भी कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना कि मोस्टली ये फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ में हमें मिले हुए हैं? गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ऑल्दो इसके एक्सेप्शंस भी हैं। कौन कौन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, स्टेट भी कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। किस किस के लिए बना सकती है? जैसे आर्टिकल 15 के जो क्लोज 3 है उसमें हम देख पाएंगे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, राइट, तो जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए बन सकता है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 15 के 4 जो है उसमें सुप्रीम एससी, जब मैं देखती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट याद आ जाता है। शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर बनाया था 1951 में, और उसमें हमें समझ में आता है कि हाँ, इसके साथ में भी आप नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 15 के 5वें भाग में हम देखेंगे कि कैसे सोशली एंड जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन्स की, उनको इसमें रखा गया है। और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में इसका सीधा सा मतलब हो गया ओबीसी की। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और उनको यहाँ पर रख दिया गया है। फिर आर्टिकल 15 में एक और अमेंडमेंट होता है, 130वां अमेंडमेंट जब हुआ 2019 में, और EWS को भी इसके अंदर रखा गया है। तो अब आप इसको याद रखना है कि मान लीजिए ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि OBC या EWS जो है वो एक्चुअली में किस फंडामेंटल राइट के अंदर एज ए एक्सेप्शन है। तो ये आप याद रखेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ RRCSB। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का मतलब है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नो स्टेट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन RRCSDP। अब इसमें क्या है? अगेन R से क्या बनेगा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। D इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, बर्थ। D का मतलब है डिसेंट, कि वो
कहाँ से एक्चुअली में बिलोंग करते हैं, कहाँ पे उनके माता पिता का जन्म हुआ था, कौन से स्टेट में है, उसके लिए आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो रेजिडेंस एक्सेप्शन इसमें है कि अगर आप कहाँ पे रह रहे हैं फ़िलहाल, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था दैट डजंट मैटर, बट आप रह कहाँ रहे हैं ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ सकता है कि उसके हिसाब से स्टेट जो है वो अपने कुछ कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट के लिए लगा सकती है स्टेट या यूटी के अंदर में। दूसरा यही एक एक्सेप्शन है, यही हो जाती है कि अगर कोई बैकग्राउंड क्लास है या ईडब्ल्यूएस है उनके फेवर में कुछ रिजर्वेशन वगैरह लेके आया जा सकता है अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि उनको इकोनॉमिकली थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सके। तो ये हमें दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 बात कर रहा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अछूतता जो होती थी उसको हमने ख़त्म कर देना है। यानी कि अगर किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा रहा है तो दैट मीन्स वो प्रिवेलेंट भी है, ख़त्म भी करना है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि अबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी को और एम्पावर करना है पार्लियामेंट को कि वो इसके लिए कोई भी पनिशेबल ऑफेंस बना सकती है। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है तो पार्लियामेंट के पास में इतनी शक्ति है कि वो उसके ऊपर कानून बनाकर उनको पनिशमेंट, उनको जो दंड है वो दिया जा सकता है। तो पार्लियामेंट में अभी तक 2 इस तरीके के कानून जो हैं वो बनाए हैं इसके ऊपर, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 सबसे पहले ये बना था। और उसके बाद में हम देखेंगे कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, तो अत्याचार जो होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, उसके ऊपर एक कानून बनता है 1989 में, और वो भी यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। सो एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि आर्टिकल 17 जो है वो एक्चुअली में प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ में भी मिला, यानी आप भी अगर किसी के खिलाफ में अनटचेबल व्यवहार उनके साथ में करोगे तो वो आपके खिलाफ में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हैं। सो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है, राइट। खैर आजकल तो मुझे नहीं लगता है कि हम शायद सुधरे हैं इतने समय में और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हुई है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। खैर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 18 को। आर्टिकल 18 बात कर रहा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। तो इक्वालिटी की बात हो रही है ना यहाँ पर। 14 से लेकर 18 तक हम देख रहे हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या, अगर किसी के पास टाइटल है, कोई महाराजा है, कोई सूबेदार है, कोई राजा है, तो ये सारे टाइटल उनको बराबर तो नहीं बनाते हैं किसी के, तो इनको अबॉलिश कर दिया गया। अब इसमें अबॉलिश करने के बाद क्या क्या देखा गया कि जो प्रोहिबिट करता है स्टेट को, ना तो वो किसी को कोई टाइटल दे सकते हैं अदर देन मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन, वो अलग होता है। आपने PhD किया तो आपको डॉक्टरेट का जो टाइटल है वो मिल जाता है, दैट इज़ डिफरेंट, या फिर मिलिट्री में आपको मिलता है। उनको छोड़ के आप कुछ और टाइटल नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि ये लिमिटेशन लगाता है खुद के इंडिया के सिटीजन के ऊपर भी, और जो नॉन सिटीजन है लेकिन इंडिया में है और इंडिया के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट के अंदर ले हुए है, होल्ड किए हुए हैं, कि वो एक्चुअली में कोई भी टाइटल एज अ रिस्पेक्ट की तरीके से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी और स्टेट से भी नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कंसेंट उनको चाहिएगा। अगर किसी फॉरेन स्टेट किसी को टाइटल देना चाहती है तो पहले प्रेसिडेंट जो हैं भारत के, उनसे आपको कंसेंट चाहिए, उनके आपको परमिशन चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। ये हमें दिखाई देता है इसमें। एक्सेप्शंस हमें दिखे गए हैं मिलिट्री एंड एकेडमिक। फिर हम आगे बढ़ेंगे और फ्रीडम। अब आज़ादी की बात हो रही है। पहली बात होती है बराबरी की, पहले सब बराबर होंगे, एक साथ आएंगे, और फिर आज़ादी की बात होगी। तो आज़ादी के लिए हम देखते हैं फ्रीडम के लिए आर्टिकल 19 से 22 तक इसमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें हमें 6 ऐसे आर्टिकल हैं जो गारंटेड तौर पे दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, असेंबली करने का पीसफुली, लेकिन विदाउट आर्म होने चाहिए। आप इकट्ठे तो हो सकते हैं लेकिन आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, ट्रेड यूनियन वगैरह, लेकिन आपके पास में स्ट्राइक करने का अधिकार इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि हड़तालें करोगे। स्ट्राइक करने का अधिकार एक लीगल अधिकार है जो कि फंडामेंटल राइट में ना होकर अलग कानूनों के तहत पे मिला हुआ है। फिर हम देखेंगे कि आप इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो ताकि नेशन के अंदर में जो यूनिटी है वो बढ़ सके। आप किसी भी पार्ट में इंडिया की टेरिटरी के अंदर में रिसाइड कर सकते हो, रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देता है। देन
इसी के अंदर फिर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगी होंगी, यानी कि रोक करने के लिए इसके ऊपर, जैसे कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, अगर इंडिया की आज़ादी पे बात आती है, अगर इंडिया की सम्मान पे बात आती है, अगर इंडिया की सिक्योरिटी पे बात आती है, या फिर कोई एक ऐसी कंट्री है हमारी जिसके साथ में हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, या कोई पब्लिक ऑर्डर निकाला जा रहा है, या मॉरलिटी के ऊपर किसी की डेथ हो सकती है, या कंटेम्प्ट किया जा रहा है कोर्ट का, या डिफेम कोई हो रहा है इंसान, और इन सारे की सारी चीज़ों पे ये जो 6 अधिकार हैं इन पे सरकार अगर चाहे तो थोड़ी बहुत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकती है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे अब आर्टिकल नंबर 20 को। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो बात कर रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हो जाते हैं, आर्टिकल 20, 21 एंड 22। ये एक्चुअली में 22 तो बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में, और यहाँ पर बात हो रही है कि कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस यहाँ पर आप उनसे प्रोटेक्ट कैसे होंगे। ये गारंटी देता है कि स्टेट जो होगी वो आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट जो है वो किसी अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर नहीं लगा सकती है। कैसे नहीं लगा सकती है, एक्चुअली में इसके ऊपर 3 हमें कारण मिलते हैं। सबसे पहला तो क्या होगा, नो सेल्फ इंक्रिमिनाइजेशन। आपका खुद में, आपको भी पुलिस ने पकड़ा फॉर एग्जांपल, और आपको मार पीट के आपके साथ में टॉर्चर करके आपसे बुलवा दिया गया है कि मैंने किसी का मर्डर किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत बड़ा, ये शायद इंडिया में सबसे बड़ी यही पनिशमेंट होगी, इसी के लिए मिलेगी। सो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो वो एक्चुअली में बेशक मान लिया गया हो, आपने बोल दिया है, लेकिन जब तक आप जज के सामने अपनी इच्छा से ये बात नहीं मानेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी पुलिस करवा रहे हैं, आप कुछ भी गवाही दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? ताकि कोई आपके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के आपसे कुछ गलत ना बुलवा ले। लेकिन इसी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि ठीक है, आपकी गवाही आपके प्रति नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर आपको कुछ बोला गया है कि आप वहाँ पर थे और आपके पास में कोई मटेरियल था, तो वो मटेरियल आपको जमा करवाना है तो वो आपको करवाना पड़ेगा, ये इसमें नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपसे माना जाता है कि आपको अपना थंब एक्सप्रेशन या जो इम्प्रेशंस होते हैं वो देने पड़ेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे, या आपसे माना जाता है कि आपको कोई अपनी स्पेसिमेन देना पड़ेगा, यानी कि कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा, बाल वगैरह डीएनए के लिए देना पड़ेगा, वो देने पड़ेंगे, ब्लड आपसे मांगा यहाँ पर जा सकता है फॉर टेस्टिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ये एक्चुअली में इसके अंदर नहीं आती हैं। तो ये क्या है, अगेन एक्सेप्शंस आप देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे नो डबल जियोपार्डी, यानी कि ये क्या बातें बोल रहा है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो है उनके होने के बाद में आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही चीज़ के लिए बार बार जो है सज़ा मिली जाए, 2-2 बार आपको सज़ा मिल जाए, 3-3 बार मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, लिमिटेशन जो होगी, यानी कि ये बात वही हो रही है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर आज के समय में 2 साल की जेल है किसी क्राइम के लिए, लेकिन आपको पहले पास्ट में जाकर भी आपके किसी कृत्य पर और बढ़ाकर उसको 4 साल कर दिया जाए, 6 साल कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। जितना अब है वही होगा, और जिस समय से लागू हो रहा है उसी समय से वो लागू भी होगा। लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल, मैं फिर से बता रही हूँ कि क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग होती है, लॉज होते हैं, उन्हीं पे लागू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 21 को। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं बोल सकती हूँ इसका, क्योंकि काफ़ी सारे इसके अंदर ऐसे अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार बार दे चुके हैं। इसमें राइट टू, एक्चुअली में देखिए बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार है, सोने का अधिकार है, फ्री लीगल एड का अधिकार है, लेकिन फिर से ये क्रिमिनल लॉज में ही है। वैसे फ्री लीगल एड अगर सिविल और सब में देंगे तो हम देखेंगे आर्टिकल 39A जो है उसमें हमें मिलती है। एजुकेशन का अधिकार है, हेल्थ का, शेल्टर, प्राइवेसी, इंटरनेट का अधिकार आपको इसी में मिलता है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का अधिकार आपको यहाँ से मिलता है। तो ये आर्टिकल 21 की हम बात करें तो प्रोटेक्शन करता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की। कोई भी पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमें इसमें दिखाई देता है। तो ये कैसे दिखाई देगा? सबसे पहले गोपालन केस होता है 1950 में। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि देखिए जो प्रोटेक्शन मिली है ना आर्टिकल 21
किसके तहत में, वो केवल और केवल आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के खिलाफ मिली है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव एक्शंस के खिलाफ में नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर सीखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार करे तो नहीं मान्य होगा, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव कोई आपके ऊपर एक्शन लगा रहा है कानून बनाने के बाद में, तो वो आर्टिकल 21 में नहीं आएगा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि कानून बनाया, और कानून भी क्या है, क्योंकि मेजोरिटी है लोकसभा में, तो एग्जीक्यूटिव बनवा ही सकता है। फिर एक और केस होता है, और यहाँ से हमारी जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल नंबर 21 की वो हो जाती है वाइडर। ये कौन सा केस था? मेनका केस। तो मेनका गांधी केस से भी इसको जाना जाता है। ये हुआ था 1978 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से एक वाइडर इंटरप्रिटेशन निकाली और बोला कि प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ में नहीं है, बल्कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ में भी है। तो जो मैंने कुछ समय पहले आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझाया था वो यहाँ पर डाल दिया गया। राइट तो क्या था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट अमेरिका में ये चलता है। तो इंडिया में भी अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ मिलेगा, तो आप अब बोल पाएंगे कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें दिखाई देता है कि अगर इस अधिकार के तहत में कोई अगर ऐसा कानून बना रहा है जो इन लार्ज सोसाइटी के लिए गलत है, और लेजिस्लेटिव में भी हम देखेंगे कि बेशक उन्होंने जो प्रोसीजर बताया गया कि इस तरीके से इतनी मेजॉरिटी चाहिए तब एक्ट पास होगा, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तब एक्ट मान्य होगा, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट जो अधिकार है 21 उसके तहत पे उसको खारिज घोषित कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ले आए हैं। और ये कौन सा उस केस में हम लेके आए थे? ये हम लेके आए हैं मेनका गांधी केस के अंदर। तो इसके अंदर और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, सुभाष कुमार वसिष्ठ स्टेट ऑफ बिहार 1991 में हमें मिला था। राइट टू लाइवलीहुड हमें इसी में मिल जाता है। राइट टू फ्री एजुकेशन, तो ये एजुकेशन जो है ये फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया जाता है 14 साल की उम्र तक बच्चे को, कि उनको फ्री में मिलनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू हेल्थ जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, शायद इसमें लिखा नहीं है, ये रहा। राइट टू हेल्थ क्या है? ये भी एक अधिकार है, ये भी हमें दिखाई देता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि अडल्ट्री के ऊपर भी एक्चुअली में आया हुआ है। तो जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज करते हैं अडल्ट्री को, यानी कि 2 अडल्ट इंसान हैं और आफ्टर गेटिंग मैरिज अगर वो जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जाते हैं तो वो अब क्राइम नहीं होगा। तो ये क्या है, सेक्शन 497 के तहत में आईपीसी जो थी उसमें आता था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था एज अ वायलेटिव आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपसे ये मायने नहीं होगा। फिर राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी हमें मिली थी केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। तो 9 जजेस का बेंच था जिन्होंने इसको बोला था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 21A। अब 21A क्या बात करता है? राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के अंदर हम देखेंगे कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए और स्टेट को प्रोवाइड करनी है फ्री एजुकेशन भी। अब ये पहले तो नहीं था, तो ये 2002 में ऐड किया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत में, और इसी के तहत में हम देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी लाया जाता है इसी को इम्प्लाई करने के लिए। ऑल्दो ये डीपीएसपी में हम इसको देख पाएंगे आगे जब पढ़ेंगे, तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिया गया बच्चों को, और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यहाँ पर लेकर आया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं आर्टिकल नंबर 22 को। आर्टिकल नंबर 22 बात कर रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसके भी 2 भाग हैं। पहला भाग यहाँ पर बात कर रहा है जो ऑर्डिनरी लॉ है, जो सामान्य कानून है, उसके केस में क्या होगा, और दूसरा भाग बात करेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। तो सामान्य कानून का क्या मतलब है? सामान्य का मतलब है कि किसी ने एक क्राइम किया और अब उनको पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो उनको जब अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके बाद में भी उनके पास कुछ अधिकार है, एंड दैट आर देयर फंडामेंटल
राइट्स। और उनको पकड़ कौन रहा है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होगा? कॉन्स्टेबल होगा, एसपी होगा, या कोई भी होगा, राइट, फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है, आईओ। तो उनको अरेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है आईओ को, इस एटलीस्ट इंडिया में तो कोई नहीं रोक सकता है। तो वो अरेस्ट करेंगे, लेकिन अरेस्ट करने के बाद अगर उन्होंने ये जो राइट्स दिए हैं उनको नहीं माना, तो जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट में जा सकता है कि इन्होंने जो मेरे अधिकार थे उनका सम्मान नहीं किया, राइट। तो उनके ऊपर भी यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर कार्रवाई चलेगी। तो इसमें क्या क्या अधिकार हैं, जैसे कि हम देखेंगे इंफॉर्मेशन का अधिकार होता है। आप किस आधार पे, किस ग्राउंड पे किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, उस इंसान को भी, उसकी फैमिली मेम्बर को भी। फिर राइट टू कंसल्ट होता है कि जो जिसको आप पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, उनके पास में किसी कंसल्ट से, किसी लीगल प्रैक्टिशनर से डिफेंड करने की और कंसल्ट करने की पूरी पूरी अधिकार उनके पास में है। फिर हम देखेंगे राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने किसी को भी गिरफ्तार किया है तो उनकी जर्नी के टाइम को छोड़ के, कि आपको वहाँ तक ले जाने में उनको कितना टाइम लगा है, उसको छोड़ के 24 घंटे का जो टाइम होता है ना, उसमें आपको मजिस्ट्रेट के सामने उनको लेकर जाना ही होगा। फिर राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर आप 24 घंटे में उनको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेकर जा रहे हैं तो फिर आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये भी एक हम इसमें देख पाते हैं। अब एप्लीकेबल कैसे होंगे राइट्स, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अधिकार है वो एक्चुअली के अंदर में इंडियन सिटीजन को भी मिले हैं और कुछ फॉरेनर्स को भी मिले हैं, लेकिन एनिमी एलियन को नहीं मिलते हैं। अब सिटीजन समझाए थे तो मैंने समझाया था कि एनिमी कौन होंगे, जिनके साथ में हमारा युद्ध चल रहा हो या फिर पास्ट में हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, चाइना को हम देख पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये अधिकार उस इंसान को भी नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत में गिरफ्तार किए गए हैं। तो अब ये कौन इंसान है? ये वो इंसान होते हैं जो अभी तक इन्होंने कोई क्राइम किया नहीं है, लेकिन इस क्राइम को रोकने के लिए कि वो फ्यूचर में कुछ क्राइम कर सकते हैं, उससे पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होगा सबसे पहली बात तो, कि किस वजह से उनको किया जा रहा है। अगर इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर ग्राउंड पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो आप बिना बताए भी उनको अरेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है राइट टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, तो ये आपको करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आपको उनको 3 महीने के अंदर अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो यूपा का भी हम देख पाएंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है वो अभी चल रहा है इसके प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में, और इसमें 3 महीने के अंदर जिस इंसान को आपने पकड़ा है उसको आप छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो कैसे नहीं छोड़ेंगे, कि मान लीजिए एक एडवाइजरी बोर्ड बिठाया गया है और उन्होंने सजेस्ट किया है कि नहीं अभी इनको छोड़ना ठीक नहीं है, तभी आप उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर इनको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना नहीं होता है। तो ये काफ़ी मेंस के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसे कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन को रखा गया। अब इसके पीछे कारण भी हो सकते हैं, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो इस तरीके के कानून का इस्तेमाल कर रहे थे पहले से ही, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, इवन यूएसए में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये हम देखते हैं। एप्लीकेबल किन पे होता है? ये सिटीजन्स पे भी होता है और फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिवीजन है लेजिस्लेटिव पावर को विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो वो किसके पास में यहाँ पर दिया गया है? एक्सक्लूसिव अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास में। देखिए जब हम प्रिवेंशन डिटेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों भागों में है। इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं कॉन्करेंट की तरह, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पास कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनमें केवल और केवल पार्लियामेंट ही बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के, अगर आप किसी को डिफेंस में से कर रहे हैं तो वो आप बनाएंगे। फॉरेन अफेयर के मामला होगा तो आप बनाएंगे, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। और स्टेट अदरवाइज जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई या सर्विस वगैरह है, तो उसमें फिर हम देखेंगे कि स्टेट भी जो है वो कानून बना सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे जो कि है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। अब इसमें क्या क्या है, ये बात कर रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हम देखेंगे आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि आप किसी भी इंसान को ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते हैं, या फोर्स लेबर में नहीं डालेंगे आप उसको। आर्टिकल 24 बात करेगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर।
तो सॉरी, ये शायद गलत इसमें लिख दिया है, दोबारा से सेम। आर्टिकल 24 क्या बात करेगा? देखिए, दो हैं, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आप किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, किसी का शोषण कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में है, उसके विरोध में राइट दिया गया है। 23 जो है वो जनरल बात कर रहा है। जनरल क्या कर रहा है? ह्यूमन बींग की टेरिफिंग नहीं होनी चाहिए और आप किसी को फोर्स लेबर में नहीं डालेंगे। आर्टिकल 24 यहाँ गलती से लिखा गया, बट इसका मतलब होता है कि आप किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में नहीं डालेंगे। तो बच्चे की क्या मतलब है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। बेगार यानी कि फोर्स लेबर जो होती थी या फिर अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, वो नहीं होनी चाहिए। ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शंस भी हैं? कि स्टेट जो है वो चाहे तो कुछ कंपलसरी सर्विसेज के ऊपर में इसको हटा सकते हैं कि उन्होंने ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर वगैरह डाल दिया। ट्रैफिकिंग तो क्या ही होगी इसमें। पब्लिक पर्पस के लिए क्या क्या हो सकती है, जैसे मिलिट्री सर्विस इसमें आती है। सोशल सर्विस के अंदर ये लागू नहीं होगा। फिर इसका लेजिस्लेशन कौन करेगा? इसको एक्चुअली में लागू करने के लिए अलग अलग कानून भी बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में बनता है। देन बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976 में बनाया जाता है। देन देर इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन जो कि 2000 में बना था। फिर हम देखेंगे क्या क्या प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 बोलता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से कम है उसको आप ना तो किसी फैक्ट्री में काम देंगे, ना किसी माइन में, खदान में काम देंगे, और ना ही ऐसा कोई भी हजार्डियस खतरनाक एम्प्लॉयमेंट जो अदर ऐसा कैटेगरी में आ सकता है। किस किस पे लागू होगा? सभी पे, सभी बच्चों पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका सिटीजनशिप स्टेटस क्या है, वो इंडिया से हैं, यूके से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। बेसिकली वो सब पे लागू होगा, राइट। एक्सेप्शन क्या होंगे? एक्सेप्शन यही है कि अगर कोई हार्मलेस काम कर रहा है, इनोसेंट वर्क करेंगे, अपने ही घर में अपने ही माँ बाप की हेल्प करा रहे हैं, तो वो तो इनोसेंट काम हो गया ना, वो तो उन्हीं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए करवाया जा रहा है। देन इट विल नॉट अप्लाई। फिर हम इसका लेजिस्लेचर देखेंगे तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया है 1986 में। देन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में अमेंडमेंट करके भी लाया गया, वो भी है इसके अंदर आता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे अधिकारों को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 में ये आएंगे। तो आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 25 बोल रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेट ऑफ ए रिलीजन। आर्टिकल 26 बोल रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 बोल रहा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 28 कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। एक एक करके अभी इनको हम समझेंगे कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 25 को, जो कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल की बात कर रहा है। तो हर इंसान को बराबर तरीके से इंटाइटल किया गया है कि वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस अपनी कर सकते हैं। उनके जो अंतरात्मा, उनकी जो इनर फ्रीडम है, रिलेशन जो है उनका भगवान से, वो किसी के साथ में भी बना सकते हैं। स्टेट उसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रखेगा। देन राइट टू प्रोफेस, आप चाहें तो डिक्लेरेशन कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ का, आपका क्या क्या भरोसे हैं, आप किस भगवान को मानते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, यू कैन प्रोफेस दैट। देन राइट टू प्रैक्टिस है, आपको वर्शिप करने का, पूजा करने का, रिचुअल्स करने का, सेरेमनीज करने का, ये सारे के सारे जो हैं ये अधिकार मिले हुए हैं। देन राइट टू प्रोपगेट, प्रोपगेट का क्या मतलब है कि आप चाहें तो रिलीजियस बिलीफ को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं। बट देर इज वन थिंग विच नीड्स टू रिमेंबर हियर, दैट इज नो राइट टू बी फोर्सफुली कन्वर्ट, जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। ऑब्वियसली उसके तो खिलाफ में कानून बने हुए हैं, सो वो नहीं, आप किसी को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। अब ये किस पे लगेगा? देखिए, फ्रीडम बात हो रही है इंडिविजुअल की, और इंडिविजुअल में भी उसके धर्म से रिलेटेड, तो ये सभी पे लगेगा, चाहे इंडिया के हो या नॉन सिटीजन हो, ये सबके सब पे लगता है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हमें दिखाई देते हैं। एक्सेप्शंस क्या बात कर रहे हैं? पब्लिक ऑर्डर अगर आता है, मोरालिटी की यहाँ पर बात है, हेल्थ की बात यहाँ पर आती है, या फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के ही किसी और प्रोविजन से रिलेटेड कोई बात हो जाती है, तो फिर ये नहीं लगेंगे, ये फ्रीडम नहीं दी जाएगी, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। इसी में हम देखेंगे स्टेट परमिशन देती है रेगुलेट करने का, कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या सेक्युलर एक्टिविटी हो रही है, रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है। और दूसरी बात है कि सोशल वेलफेयर और जो रिफॉर्म है वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर यहाँ पर दिए जाते हैं। और हिंदू जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट के सेक्शन के अंदर में सिख
जैन एंड बुद्धिस्ट, उनको भी हिंदू ही माना गया है। देन वी विल टॉक नाउ अबाउट आर्टिकल 26 जो कि बात कर रहा है एंटायर रिलीजियस डिनोमिनेशंस और इट्स सेक्शंस। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, कि क्या क्या राइट होंगे उनके पास में। राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, आप मंदिर बना सकते हो, आप चाहे तो मदरसा बना सकते हो, एनीथिंग तो आप वो बना सकते हो। दूसरे यहाँ पर क्या होगा, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, जहाँ धर्म की बात आएगी तो आप अपने आप ही इंटरनल अपनी एक कमेटी बनाइए, पिछुआरी बनाइए, बोर्ड बनाइए, कुछ बनाइए और उसको संभालिए। देन आपके पास में अधिकार है, आप मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो कुछ भी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए अगर आपको चाहिए है तो। मूवेबल क्या होगा, कार हो गई, गाड़ी हो गई। इमूवेबल क्या होगा, कोई आपने प्लॉट खरीद लिया, उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं। देन आपके पास में अधिकार होता है कि वैसी प्रॉपर्टी को अकॉर्डेंस विद लॉ आप एडमिनिस्टर भी करेंगे। अगेन इसमें एक्सेप्शन है, अगर पब्लिक ऑर्डर में कुछ गड़बड़ उस कारण से हो रही है तो आप उसको उस समय पर रोक सकते हो। कहीं और जाने की बात करेंगे, मॉरलिटी एंड हेल्थ, ये सारे के सारे इसमें एक्सेप्शन भी हमें दिखाई देते हैं। फिर हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 27 को। इसमें क्या है, नो पर्सन कंपील टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब ये देखिए क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी इंसान को आप नहीं बोल सकते हैं कि वो किसी दूसरे धर्म को या वो धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स दे, तो ये नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, टैक्सेस कैन बी यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेन ऑफ ए रिलीजन नॉट फॉर पर्टिकुलर रिलीजन। अब ये हो सकता है कि सारे के सारे धर्मों के ऊपर आपने कुछ टैक्स वगैरह का इस्तेमाल कर दिया प्रमोशन के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए, वो ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट नहीं करेंगे तो वो हम क्या है, सेक्युलरिज्म यहाँ पर देख पाएंगे। आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि स्टेट क्योंकि खुद में कोई धर्म नहीं मान रहा है और सभी की बराबर तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी स्टेट के द्वारा यहाँ पर फुल्ली होली जो है मेंटेन किए जा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी आपको कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि आप कोई मंत्र पढ़ो या आप कुछ धार्मिक तरीके से कुछ करो, वो नहीं होगा। कुछ कुछ हो सकता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर तो किए जा रहे हैं लेकिन उनकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी ट्रस्ट ने करवाई है या फिर दान से हुई है, तो उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, लेकिन अगेन पैसा वगैरह उनके पास में ही है, तो वॉलंटरी बेसिस पे आप रख सकते हैं, लेकिन आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। तो कंसेंट किससे लेंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट से। देन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, जो कि स्टेट से मदद ले रहे हैं तो उनको भी वॉलंटरी बेसिस पे किया जा सकता है, बट कंसेंट इज रिक्वायर्ड। अब हम देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। आर्टिकल 29 एंड 30 की यहाँ पर बात होगी। तो ये क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। और आर्टिकल जो 29 है वो एक्चुअली में दो भागों में हम यहाँ पर बटा हुआ भी इसको देख पाएंगे। तो सबसे पहले भाग क्या बोल रहा है, आर्टिकल 29(1) बोल रहा है रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रिजर्व, अपना खुद का कल्चर आप प्रिजर्व कर सकते हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, इन चीज़ों को बचा सकते हैं, इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। आर्टिकल 29(2) बोल रहा है प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन वाइल ग्रांटिंग एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्टेट को रोक रहा है कि आप किसी में भेदभाव नहीं करेंगे जब आप कोई एक्सेस दे रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए लैंग्वेज जो होती है वो एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूडेड होती है कि आप भाषा के आधार पे नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन देता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्कोप क्या है इस आर्टिकल का, वो एक्चुअली में जो मेजॉरिटी है उनके ऊपर भी लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यूजुअली ये जो शब्द माइनॉरिटी है ना, इससे हमें लगता है कि केवल माइनॉरिटी में है, लेकिन जब यहाँ पर ऑल सिटीजन्स आ जाता है, आगे आप पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये स्क्रिप्ट, लैंग्वेज वगैरह, कल्चर की बात जो होती है ये एक्चुअली में मेजॉरिटी के ऊपर भी लागू होता है। तो इंडियन सिटीजन्स पे ही केवल और केवल लागू होगा। चलिए नाउ आर्टिकल 30 हम देखते हैं।
जो कि बात कर रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खुद के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो क्या कर सकते हैं, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, बना सकते हैं। इसके अंदर राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, राइट टू गेट एडुकेट कंपनसेशन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय स्टेट, उनकी प्रॉपर्टी स्टेट लेता है तो ऑब्वियसली कंपनसेशन वो देंगे और वो भी उचित तरीके का देंगे, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल प्रोवाइडिंग एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 बोल रहा है कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, तो रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक आर्टिकल 29 की तरह, जिसमें सारे के सारे सेक्शंस आ जाएंगे। तो माइनॉरिटी टर्म जो है वो डिफाइन नहीं है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको याद रखना है। तो माइनॉरिटी टर्म क्या मतलब होता है माइनॉरिटीज़ का, इसकी डेफिनेशन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दी गई है, रिमेंबर दैट। नाउ आर्टिकल 21 से भी ज़्यादा अगर कोई आर्टिकल फंडामेंटल राइट के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो है आर्टिकल 32, और ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि ये हार्ट एंड सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे संविधान का दिल और आत्मा, इसी को हम बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 32 इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप संविधान में अमेंडमेंट करके भी इसको नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या क्या है हम देखेंगे इसके प्रोविजन में। सबसे पहला अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो डायरेक्शंस दे सकते हैं रिट के रूप में। तो रिट क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग तरीके की रिट हैं, जो आर्टिकल 32 और 33 आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में आता है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को यहाँ पर एम्पावर किया गया है कि वो कोई भी जो कोर्ट के द्वारा इशू की गई डायरेक्शन है, रिट्स वगैरह हैं, उनको एम्पावर करे, उनको माने। और अब ये भी है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया है वो उसको तो मानना ही पड़ेगा, राइट। तो वो है। दूसरा यहाँ पर राइट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और वो अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड नहीं होगा। तो ये क्या है, मान लीजिए इमरजेंसी लग गया तो तब तो सस्पेंड हो गया, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो रिट्स की भी हम एक बार यहाँ पर देखेंगे। तो रिट्स में हम देख पाएंगे यहाँ पर हैबियस कॉर्पस, इसका सीधा सीधा मतलब होता है हैव द बॉडी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको पकड़ लिया गया है, इम्प्रिजन कर दिया गया है फिजिकली तौर पे, अगर उनको कोर्ट में नहीं लेकर आया गया है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, राइट। तो उस अधिकार के उसमें ये बोला गया है कि आपको उनको लेकर आना पड़ेगा, राइट। उनके बॉडी को दिखाना पड़ेगा वो इंसान है कहाँ, किस किस कारण से आपने उनको डिटेन किया, किस कारण से आपने उनको पकड़ा हुआ है। अगर कोई लीगल कारण नहीं है तो उनको आप छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम मैन, अब मैंने इसके शॉर्ट तरीके रखे हुए हैं, ट्रिक काइंड ऑफ। तो इसमें मैंडेमस को मैं मैंडेमस ने पढ़ के इस तरीके से पढ़ती हूँ, मैन डू इट, तो मैन डू मस्ट, तो एक तरीके से मैन डू मस्ट, यानी कि तुमको करना ही पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, वी कमांड। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एक पर्सन को, कॉर्पोरेशन को, या अपने से नीचे जो लोअर कोर्ट है उनको, पब्लिक अथॉरिटी को, स्टेट अथॉरिटी को बोल सकता है कि आपको ये स्पेसिफिक ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है मैंडेमस। देन प्रोहिबिशन तो हम सबको ही पता है कि फॉरबिड, आपको कोई काम नहीं करना है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो एक लोअर कोर्ट को बोलता है, ट्रिब्यूनल को बोलता है कि ये काम मत करो, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है और ये नहीं है। तो ये जुडिशियल या सिर्फ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही हो सकती है। देन वी हैव सर्शरी। सर्शरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड या फिर टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब है कि हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट का ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि उनके अंदर कोई केस वगैरह वो उसका ट्रांसफ़र कर दे, या फिर खुद से अपने किसी पेंडिंग केस को वो खुद ब खुद अब जो है संभाल सकते हैं। तो अगेन ये जो है लेजिस्लेटिव या प्राइवेट इंडिविजुअल से काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैटर पे ही काम करता है। फिर एक और रिट है जो कि होती है क्वो वारंटो। अब इसमें क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इसको याद रखो। क्वो वारंटो, किस ने वारंटी दी, किसने आपको अथॉरिटी दी या वारंट दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। अब अगेन ये कोर्ट ही इशू करेंगे सारी की सारी रिट्स को, और ये क्लेम करेगा एक पर्सन को पब्लिक ऑफेंस करने पे कि उसकी लीगलिटी क्या थी। हेंस इट प्रोटेक्ट इलीगल असप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, ठीक है। तो ये हमें, ये मोस्टली बेसिकली पब्लिक ऑफिस पे ये काम करेगा। तो जो मान लीजिए किसी ने कोई काम कर दिया, तो क्यों वो काम किया, आपके पास में क्या इतनी अथॉरिटी थी, आपके पास में क्या इतनी शक्तियाँ थी, तो उस चीज़ पे ये बना हुआ है।
अब सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का रिट है, जुरिस्डिक्शन जो है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि कहाँ तक वो फैल सकता है, वो क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो फंडामेंटल राइट पे लगा सकते हैं, यस। हाई कोर्ट में यस। लीगल राइट पे लग सकता है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं, तो हाई कोर्ट में लग सकता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का पूरे इंडिया में लगेगा, हाई कोर्ट का पर्टिकुलर एरिया में लगेगा, उस स्टेट में लगेगा जहाँ है। एक्सरसाइज ऑफ रिट पावर मैंडेटरी है, उनको करना ही पड़ेगा अगर उनके पास में रिट से रिलेटेड कुछ चला गया तो। हाई कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना भी करे, रिफ्यूज़ भी कर दे कि हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट की जो पावर है वो एक्चुअली भी ओरिजिनल तो है। ओरिजिनल का क्या मतलब है कि सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बल्कि क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी है तो एक्सक्लूसिव वो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर भी हमें वाइड दिखा रही है, थ्रू आउट इंडिया है, मानना पड़ेगा, तो थोड़ी सी ज़्यादा भी है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 33, 34 एंड 35 को। आर्टिकल 33 जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि कैसे पार्लियामेंट जो है उसके पास में इतनी शक्ति है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एक्चुअली में रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी। तो जो मैं आपको बार बार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बता रही थी वो यहाँ पर है। किस किस के लिए करेगा 33 के अंदर, आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड ऑनोलोगस फोर्सेस वगैरह जो है उनके लिए कर सकते हैं। आर्टिकल 34 बात कर रहा है रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स की। मार्शल लॉ जब फोर्स में होता है, यानी मिलिट्री लॉ भी इसको बोला जाता है, तो टेरिटरी में जब ये लगा हुआ है तब ये हो सकता है। फिर आर्टिकल 35 यहाँ पर बात करेगा कि केवल और केवल पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है सर्टेन फंडामेंटल राइट्स के लिए। जैसे रेसिडेंस एज अ कंडीशन बनाई जा सकती है आर्टिकल 16 में, या फिर पनिशमेंट अनटचेबिलिटी के लिए दी जा सकती है आर्टिकल 17 में। तो ये स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स और ये केवल और केवल पार्लियामेंट ही इन पे कानून बनाएगी। फिर कुछ ऐसे कानून हैं जो पार्ट 3 से बाहर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन फंडामेंटल से बाहर है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के नाम से जाना जाता है, लीगल राइट्स या नॉन फंडामेंटल राइट्स भी जाना जाता है। इसमें जैसे कि आर्टिकल नंबर 265 आता है जो कहता है नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की जो अथॉरिटी है उसके अलावा कोई भी टैक्स वगैरह ना तो लगा सकता है ना कलेक्ट कर सकता है। फिर आर्टिकल 300A याद करिए, मैंने आपको बताया था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगेन बात वही है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ अगर है तो आप अपनी प्रॉपर्टी से आपको कोई नहीं हटा सकता है। बाकी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको अबॉलिश किया था एज अ फंडामेंटल राइट और इसको यहाँ पर रखा, और आपको एडिक्वेट जो अमाउंट है वो वगैरह देना पड़ेगा अगर आपने कॉम्पनसेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी लेनी ही पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल हाईवे बनाने के लिए लेना पड़ रहा है, तो वो अलग बात हो जाती है। फिर आर्टिकल 301 बोल रहा है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। आर्टिकल 326 कह रहा है जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। इलेक्शंस की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि 18 साल के ऊपर आप इसको यहाँ पर करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं PYQs के ऊपर में। हमने फंडामेंटल राइट्स को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, तो एक एक करके सारे सवाल देखेंगे। काफ़ी सारे सवाल आए हैं लेकिन पिछले सिर्फ 10 ही सालों के सवाल मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए समझते हैं। विद रेफरेंस टू द रिट इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का सवाल है, कह रहा है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। मैंडेमस क्या था, मैन डू मस्ट, यानी कि करना ही पड़ेगा। वी कमांड यू टू डू दिस, तो कमांड जो है वो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर सकता है कोर्ट, अनलेस, केवल जब वो पब्लिक ड्यूटी में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है तब कर सकता है, लेकिन वैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो कोर्ट नहीं बता सकता कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। नाउ सेकंड बोल रहा है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, तो उसके खिलाफ में नहीं जाएगा। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यूओ वारंटो। तो क्यूओ वारंटो वही है कि किस अथॉरिटी से आपने कोई काम किया, तो कह रहा है कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है वो पिटिशन के थ्रू कोर्ट में जा सकता है। ये आपको हाई कोर्ट और जो मैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जब पढ़ाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल जस्ट मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो आई होप आप इसको क्लियरली कर पाएंगे। आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आसान तो नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली समझने हैं, तो गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आंसर हम देखेंगे तीनों ही यहाँ पर
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज़ द पोजिशन ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट तो ये तो नहीं है, हमने पढ़ लिया, नीदर फंडामेंटल नॉर लीगल ये भी नहीं है। 300A अभी तो पढ़ाया था, तो क्या होगा हम देखेंगे लीगल राइट है और एनी पर्सन को ये मिला हुआ है। Which one of the following categories of fundamental right incorporated protection against untouchability, a form of a discrimination? तो ये क्या है हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 17 की यहाँ पर बात हो रही है, राइट टू इक्वेलिटी में हम ये देखेंगे। अगेन हम आगे बढ़ेंगे और 2020 का सवाल करेंगे। अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। 1948 में ये था तो इसमें कौन सा बताता है, प्रियम्बल बताता है, डीपीएसपी क्या उसकी बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की और फंडामेंटल राइट्स। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है जो इसमें दिखा रहे हैं। आंसर डी तीनों के तीनों में। तो प्रियम्बल भी इसमें बात करता है फंडामेंटल राइट्स के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स की है, फिर डीपीएसपी में भी हम देखेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसमें हम देखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड वन राइट्स टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, यानी आप अपनी इच्छा से किसी दूसरे इंसान के साथ में शादी करेंगे, वो कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का जो कर सकता है। तो ऑब्वियसली आसान आर्टिकल 21 ही है जिसमें इतनी ज़्यादा हम जो वाइड इंटरप्रिटेशन है वो देख पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो क्या क्या हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, पीपल रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, लिबर्टी एंड सिविल राइट। तो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मैंने आपको ये समझाया था। सो 1, 2 एंड 4 को हम देखेंगे, राइट। तो 3 नहीं होगा, पीपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट के लिए। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो एक्चुअली में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, और इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टली इसमें लगा रहा है। आर्टिकल 14 नो, तो ये भी आसान ही है, राइट टू प्राइवेसी हमें वैसे ही पता है, आर्टिकल 21 में आती है, राइट। क्या राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, नेचुरल है, नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल तो जन्म से तो हमें वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, फंडामेंटल में हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। सो क्या है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू वोट अभी तो देखा था मैंने, अदर जो आपको लास्ट में पढ़ाया है आर्टिकल 329 हम देखेंगे इलेक्शन से रिलेटेड। फिर हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्ट बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ क्या क्या, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, यस, अनटचेबिलिटी को, ये एक्चुअली में आर्टिकल 17 में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये 2 ही हैं। एक तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर क्या होगा 20, सॉरी मैं पता नहीं क्यों नहीं रिमाइंड कर पा रही हूँ, शायद थक गई हूँ एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड। एनीवे हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है यार इसके तो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेंट रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो बहुत आसान है ये भी। राइट आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, राइट आर नो ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन्स, ड्यूटीज़ नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो वही है कि राइट जो है ड्यूटीज़ के साथ में कोरिलेशन है उनका। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ, पहले भी किया ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2016। राइट आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स, राइट आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट, हम हो सकता है। राइट आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, राइट आर प्रिविलेज ऑफ ए फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मैनी, सो सी इज द आंसर। In India, if a religious sect community is given the status of a national minority with special advantage is entitled to, 2015 में, it can establish and administer exclusive educational institution, yes. The President of India automatically nominate representative community, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट कैन derives बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, तो हाँ ये अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, बट ये प्रोग्राम जो था इसी से 2006 में इंटल से हुआ था, तो ऑप्शन सी। चलिए आज इसको यहीं पे ख़त्म करती है, सोचा था डीपीएसपी वगैरह भी करवाएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे।
खैर अभी के लिए मैं चलती हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।